कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र। आज हम 3 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं जो अभी 21 फरवरी को पेपर होने वाला है, उससे रिलेटेड है। इनको तो पढ़ना ही है, लेकिन इसके अलावा भी आप तैयार करिए। ये तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ही। यदि ये तैयार हो जाएं तो इसके बाद फिर आगे का आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया जाता है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ये आंकिक प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर NaOH का द्रव्यमान देख लेते हैं। तो कितना दिया है 120 ग्राम, ये तो हमको क्वेश्चन से मिल गया। इसके बाद NaOH का अणुभार देख लेते हैं। तो इसका अणुभार कैसे कैसे 40 आ गया उसको समझते हैं। तो यहाँ सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23 अणुभार। ऑक्सीजन का कितना होता है, ये होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इस तरह से इनका जो अणुभार हो गया 40, ये इसमें दिया नहीं रहेगा, अपने से निकालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर हम आयतन देखते हैं। तो आयतन कितना दिया है, ये लिखा है 2 लीटर, इसलिए यहाँ पर विलयन का आयतन कितना हो गया 2 लीटर। अब हमको निकालना है यहाँ विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता का सूत्र होता है यहाँ पर NaOH का द्रव्यमान, या कह सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान, और यहाँ NaOH का अणुभार, और इसके बाद यहाँ विलयन का आयतन। ये सूत्र होगा। जो भी यहाँ पर जो विलेय दिया होगा उसको इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर NaOH का द्रव्यमान कितना है 120, तो 120 लिख दिए। इसका अणुभार दिया है 40, तो यहाँ 40 लिख दिए। विलयन का आयतन 2 दिया है, तो यहाँ 2 लिख दिए हैं। और इसको 40 न्याई 120 और 2 का भाग करेंगे तो 1.5 m इसकी मोलरता हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया जाता है तो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखते हैं इनके मोलों की संख्या निकालते हैं। तो मोलों का संख्या का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो चलिए यहाँ पर यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसको हम दर्शा रहे हैं N1 बराबर हो गया यूरिया का द्रव्यमान बटे यूरिया का अणुभार। तो यूरिया का द्रव्यमान तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये 6 है तो 6 लिख दिए। अब यूरिया का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें तो दिया नहीं। तो या तो आप याद कर सकते हैं कि 60 होता है, या फिर यूरिया का सूत्र होता है ये NH2CONH2। तो इससे अणुभार निकाल सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है अणुभार 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो हो गया 2। फिर कार्बन का होता है तो यहाँ पर लिख दिए 12। ये ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर लिख दिए। फिर ये इसका हो गया 14, NH2 का फिर से क्या हो गया 2। यदि हम इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो इस तरह यूरिया का अणुभार कितना हो गया 60। अब यहाँ पर 6/60 करेंगे तो यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, बटे में 10 बचेगा, तो 1/10 का मान कितना हो जाएगा 0.1। तो इस तरह यूरिया के मोलों की संख्या 0.1 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जल के मोलों की संख्या निकालना है। तो इसको हम क्या कर दिए हैं N2। किसी को भी एक को N1 और एक को N2 मान सकते हैं। तो यहाँ जल का द्रव्यमान और जल का अणुभार। तो यहाँ जल का द्रव्यमान कितना है 72 ग्राम, तो यहाँ पर 72 लिख लिए। अब जल का अणुभार, तो जल का अणु का सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पर H है और 2 बार है, इसलिए यहाँ पर इसका अणुभार कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इस तरह से कुल अणुभार हो गया इसका 18। तो यहाँ पर 72/18, तो इसका जो मोलों की संख्या हो गई ये क्या हो गई 4। अब हमको निकालना है यूरिया का मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज होता है विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और बटे में कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पर हमको यूरिया का निकालना है। तो यहाँ पर यूरिया का हम मोलों की संख्या N1 माने हैं, तो N1 बटे N1 प्लस N2। तो यहाँ पर 0.1 हो गया 0.1, N1 का मान यहाँ 0.1, और 4 हो गया तो 0.1, और यहाँ 4.1 इसमें भाग कर देंगे तो 0.02 आ जाएगा। यदि यहाँ पर जल के मोलों की संख्या पूछ लेता तो यहाँ N2 लिख देते और इसी तरह से हल कर देते हैं। इस तरह से इस सवाल को करना था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो
तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। अब इसको कैसे करना है, तो बड़ा सीधा क्वेश्चन है। इसमें जो दिया है बेंजीन का द्रव्यमान दिया है 22 ग्राम, यहाँ से हम ये लिख दिए हैं। इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान दिया है 122 ग्राम, 122 ग्राम लिख दिए हैं। अब विलयन का द्रव्यमान निकालते हैं, तो यहाँ पर कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 और प्लस 122 ये हो गया 144 ग्राम। अब हमको बेंजीन का प्रतिशत निकालना है, तो बेंजीन का द्रव्यमान और बटे कुल द्रव्यमान या विलयन का द्रव्यमान गुणे 100%, इस तरह से निकालते हैं। तो बेंजीन का द्रव्यमान 22 हो गया, विलयन का द्रव्यमान 144 हो गया, 100% है 100, इसको यदि हम भाग कर देंगे तो 15.28% आ जाएगा। इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रतिशत हमको निकालना है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान और बटे विलयन का द्रव्यमान, तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 है, 144 है, 100% प्रतिशत में यदि बदलना होता है तो 100% का गुणा कर देते हैं, इसमें भाग करेंगे तो 84.72%, इस तरह से इसका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। तो चलिए इसके फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम देख लेते हैं। प्रथम नियम क्या है, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सूत्र में m समानुपाती q। तो जहाँ पर m है वो पदार्थ का इलेक्ट्रोड में जमा हुआ पदार्थ है और q क्या है, आवेश है। तो इस तरह से हमको इससे ही शब्द बना सकते हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। इस तरह से प्रथम नियम है। इसके बाद दूसरा नियम देखते हैं। यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉनों पर जमा हुए पदार्थों का द्रव्यमान उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। इसको सूत्र के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, m समानुपाती E। तो m हो गया वहाँ पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा विभिन्न इलेक्ट्रोडों में, और जो E है उसका है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इस तरह से इसको हमको करना है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लवण सेतु के कार्य लिखिए। लवण सेतु किसे कहते हैं, इसके कार्य लिखिए। तो देखिए लवण सेतु क्या है, KCl या KNO या Na या SO तथा अगर विलयन की जेली से भरी हुई U आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं। तो एक U आकार की ऐसे नली होती है। यदि इस नली के अंदर हम अगर भर दें, पोटेशियम क्लोराइड भर दें, पोटेशियम नाइट्रस भर दें, सोडियम भर दें या सल्फर ऑक्साइड भर दें, तो इसे हम क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। ये जेली तरह के पदार्थ होते हैं। इसके बाद लवण सेतु के कार्य को समझते हैं। इसके द्वारा 2 विलयनों के मध्य संपर्क होता है तथा विद्युत परिपथ पूर्ण होता है। तो हम देखते हैं एक विलयन इधर की ओर इसको एक सिरे को डुबा के रखते हैं और दूसरे विलयन में दूसरे सिरे को डुबा के रखते हैं, इस तरह से। तो ये विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। दूसरा है इसके कारण दोनों विलयन आपस में मिलते नहीं हैं, तो केवल आवेशों का प्रवाह एक विलयन से दूसरे विलयन तक होता है, किंतु ये विलयन आपस में नहीं मिल पाते हैं। तीसरा, दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है ये। इस तरह से हमको इसे समझाना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। वह अभिक्रिया जिसकी प्रकृति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण यहाँ पर AuPt जैसे धातुओं के संपर्क में आने पर अमोनिया का विघटन हो जाता है। यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है क्योंकि अमोनिया के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए इस क्रिया को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ 2NH3 PTN2 + 3H2, इस तरह से यहाँ पर यह विघटन हो गया अमोनिया का। अब यह पाया गया है कि इस अभिक्रिया की दर अमोनिया के सांद्रण पर निर्भर नहीं होती है। तो यहाँ पर अभिक्रिया दर कैसे लिखेंगे, -dx/dt, और इसमें जो भाग ले रहे हैं ये K हो गया,
के इसका अभिक्रिया दर हो गया ये NH3, और यहाँ पर ये शून्य कोटि, हाथ जो लगाते हैं वो कोटि कहलाती है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। इस तरह से उदाहरण आपको देना है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला अभिकारक का सांद्रण, तो अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया दर बढ़ जाती है। फिर दूसरा है अभिक्रिया का ताप, तो सामान्य अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया दर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि से अभिक्रिया दर दोगुनी हो जाती है। इस तरह से अभिक्रिया ताप पर भी निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। इसके बाद तीसरा है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो सकता है या अधिक हो सकता है, दर परिवर्तित हो जाती है। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं तथा ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। इसके बाद चौथा देख लेते हैं अभिकारक की प्रकृति। यदि अभिक्रिया में अभिकारक के पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं तब अभिक्रिया का वेग मंद हो जाता है, किंतु अभिकारक अणु जितने सरल होते हैं उनमें उतने ही कम बंध टूटते हैं, अतः अभिक्रिया की दर उतनी ही तीव्र होती है। तो इस तरह ही अभिकारक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रबल अनचुंबकीय है FeH2O6 3+, जबकि FeCN6 जो है 3- दुर्बल अनचुंबकीय है, क्यों, समझाइए। तो ये हेक्सासाइनोफेरेट में Cn जो होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में 3D इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं तथा केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है। इसमें D2sp3 का संकरण होता है तथा यह आंतरिक कक्षक संकुल बनाता है, जबकि यह दुर्बल अनचुंबकीय है। FeH2O6 में 3+H2O दुर्बल लिगेंड है, इसकी उपस्थिति में 3D इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते और sp3 D2 संकरण होता है। यह बाह्य कक्षक संकुल बनाता है, अतः यह प्रबल अनचुंबकीय होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ देखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये साइनो रहता है तो ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जोड़े में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आकर के ये जोड़ा बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर के ये जोड़ा बना लेगा, और जो यस कक्षक है ये भी खाली हो जाएगा, ये जो, और ये खाली हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़े बना लेते हैं, किसकी उपस्थिति में, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। तो हमारे पास अब ये एक खाली हो गया किसका, डी का, एक खाली हो गया किसका, यस का, और हमको अभी जो है 3 ये हो जाएंगे, ये 3 ये खाली हो गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और एक ये चाहिए, 6 कक्षक खाली चाहिए। तो हमारे पास हो गए यस, और ये अंदर के हो गए DsP3, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पर। तो इस तरह से ये जोड़े बना लेते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो गए। जब इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं तो वह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो इस तरह से यह कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़े में रहती है, या कह सकते हैं दुर्बल तरह का अणुचुंबकीय पदार्थ होता है। अब दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं, जब H2O जुड़ता है तो यह दुर्बल लिगेंड होता है। जब दुर्बल लिगेंड होता है तो ये आपस में नहीं जुड़ पाते हैं, और जब नहीं जुड़ पाते हैं, युग्मित नहीं हो पाते हैं, तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से हो जाती है कि ये अकेला ही रहेगा, केवल ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अकेला रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन अकेला रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी अकेला रहेगा, और ये इस तरह से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे। तो हमारे पास केवल क्या खाली होगा, यस खाली होगा, यस के इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जोड़े में नहीं रहेंगे, ये लास्ट के इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं रहेंगे। तो हमारे पास यस बचेगा, पी बचेगा, और यहाँ पर एक यहाँ से इस कक्षक को ले लेंगे। तो इस तरह से sp3d संकर बनता है। तो यहाँ डी हम अंदर का ले लिए हैं, इसलिए यह आंतरिक लिगेंड भी कहलाता है, और यहाँ हम डी को बाहर ले लिए हैं, इसलिए बाह्य कक्षक संकुल भी कहलाता है। तो जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे वह अणुचुंबकीय होगा, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे वो जो है प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पर बताना है कि ये प्रबल अणुचुंबकीय है क्यों, और ये दुर्बल अणुचुंबकीय है क्यों। तो सीधे सीधे समझ लेना है,
कि इसमें ये जो है दुर्बल लिगेंड होता है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ये प्रबल लिगेंड होता है तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 666 क्या है, इसके बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। तो इसको लिंडेन भी कहते हैं, गैमेक्सिन भी कहते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं। तो इस नाम से भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सीधे सीधे बेंजीन को Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने पर 666 या लिंडेन या गैमेक्सिन या बेंजीन हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनता है। तो इसमें जो नाम से आए वो लिख देना है, पूरे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये C6H6 बेंजीन हो गया, ये 3Cl2 क्लोरीन हो गया, और ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया हो रही है तो C6H6Cl6 बन जाता है। इसी को 666 बोला जाता है। इसका उपयोग कृषि में कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफार्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए। क्लोरोफार्म को ऑक्सीकरण से बचाने के उपाय लिखिए। तो क्लोरोफार्म को वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फास्जीन या इसे कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, वो बनाता है। तो जैसे ये हो गया क्लोरोफार्म, ये हो गया वायु से इसको क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन, और वायु और प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होती है तो ये बन जाता है कार्बोनिल क्लोराइड, और इसी को फास्जीन कहते हैं। ये विषैली गैस होती है। तो इस तरह से वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरोफार्म जो है ऑक्सीकृत होता है। अब ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्लोरोफार्म को नीले या गहरे भूरे रंग की बोतलों में मुंह तक भरकर रखा जाता है, जिससे उसमें प्रकाश न पहुँचे और वायु के लिए स्थान भी न बचे। साथ ही इसमें थोड़ा सा एथिल अल्कोहल भी मिलाया जाता है। यदि अल्प मात्रा में फास्जीन बन भी गई तो अविशैल एथिल कार्बोनेट में बदला जा सकता है। तो इस तरह से ऑक्सीकरण को बचाने के लिए हमको ये करना चाहिए, उसको गहरे नीले रंग की बोतलों में भरना चाहिए, मुंह तक भरना चाहिए ताकि उसमें कोई स्थान न बचे, और थोड़ा इसमें एथिल अल्कोहल मिला देना चाहिए। अब इसका अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब यह एथेनॉल को 453 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझाइए। तो चलिए, जब एथेनॉल को 453 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब एथीन बनती है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो सूत्र है CH3CH2OH, ये एथेनॉल हो गया, और यहाँ ये गर्म है, माने 453 केल्विन पर गर्म करते हैं और सांद्र H2SO4 लेते हैं। तो यहाँ पर ये CH2 ये बनता है। यहाँ पर इसका निर्जलीकरण हो जाता है, जल निकल जाता है। तो यहाँ पर ये बन क्या रहा है, मुख्य इसका जो प्रोडक्ट है वो है एथीन। इस तरह से इसको करना है। तो 12वां प्रश्न है एंजाइम क्या होते हैं, इनके अनुप्रयोग लिखिए तथा इसकी अभिक्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो एंजाइम क्या होते हैं, देखिए, एंजाइम उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। एक तो इनका अणुभार कैसा होता, उच्च होता है, दूसरा ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं, तीसरा ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, और चौथा ये जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, और ये मुख्य रूप से रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अतः एंजाइम को जीव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो यदि यहाँ पूछ दे कि एंजाइम क्या है या जीव उत्प्रेरक क्या है, तब भी इसी को समझना है। अब इस एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको उनकी हेडिंग भर बता देना है, क्योंकि अनुप्रयोग भी लिखना है। तो ताप प्रभावित करता है, pH मान प्रभावित करता है, एंजाइम की सांद्रता प्रभावित करती है, पदार्थ की सांद्रता प्रभावित करती है, और बनने वाले उत्पाद की सांद्रता भी प्रभावित करती है। अब यहाँ पर एंजाइम के अनुप्रयोग क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से बियर, विस्की, मादक पेय द्रव्य निर्माण में भी जो है एंजाइम भूमिका निभाते हैं। अगला, खाद्य उपयोग में मक्का के स्टार्च से शरबत बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, पनीर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह से इनके उपयोग लिखना है।
अब ये किण्वन द्वारा सीरा से अल्कोहल के निर्माण में भी एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम 13वां प्रश्न पहुंचते हैं। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखना है। तो यहाँ धनात्मक विचलन है, ये ऋणात्मक विचलन है, इसको देखिएगा। विलयन के अणुओं के बीच अंतर अणुक आकर्षण बल शुद्ध घटकों की तुलना में कम होता है, और यही चीज़ इधर भी लिखना है। यहाँ पर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो जब कम होगा तो धनात्मक विचलन, अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन। अगला है विलयन की वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होते हैं, तो ये धनात्मक विचलन है। और पूरा इधर लिख देना, कम होते हैं तो ऋणात्मक विचलन होते हैं। इनके बनने पर ऊष्मा का शोषण होता है, तो यहाँ पर ऊष्मा का शोषण होता है, इसलिए इसमें जो एंथैल्पी होती है वह, तो इस तरह से इसमें एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है। ये निम्न क्वथनांकी एजियोट्रॉप होते हैं, ये उच्च क्वथनांकी एजियोट्रॉप होते हैं। इनका क्वथनांक निम्न होता है, इनका क्वथनांक उच्च होता है। इस तरह से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर करना है। यहाँ ध्यान रखना है, ये ऋणात्मक एंथैल्पी परिवर्तन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर देखिए। तो ये आदर्श विलयन है, अनादर्श विलयन है, थोड़ा मिट गया है, इसको देखिए समझिए। जो विलयन राउल्ट के नियम का पूर्ण पालन करता है वो आदर्श विलयन है, इसी का उल्टा लिख देंगे यहाँ। ये विलयन वास्तविक विलयन नहीं होते हैं और ये वास्तविक विलयन होते हैं। ये धनात्मकता तथा ऋणात्मकता नहीं दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ बेंजीन प्लस टॉल्यून का विलयन, यहाँ उदाहरण H2O प्लस CH3OH मेथिल अल्कोहल और जल का है, यहाँ जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। इस तरह से यहाँ पर उदाहरण है इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर ये अंतर है एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में, ये 4 नंबर पे भी आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षा के 4f उपकोष में प्रवेश करता है तो लेंथेनाइड कहलाता है। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षा की 5f उपकोष में प्रवेश करता है तो एक्टिनाइड कहलाता है। ये अलग से 1-2 नंबर में परिभाषा में पूछ सकता है, इसलिए आपको समझना है कि ये टेबल जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सब में काम आती है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इसे लेंथेनाइड कहते हैं। इसके तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इसको एक्टिनाइड कहते हैं। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3, +2 एवं +4 हो सकती है। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, लेकिन उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं +4, +5, +6, +7 भी हो सकती हैं। परमाणु आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः घटती हैं और यह लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। इसमें भी परमाणु आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः समान रूप से घटती हैं, इसे एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। लेंथेनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, एक्टिनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत उच्च होती है। लेंथेनाइड ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं और ये ऑक्सो आयन बनाते हैं। लेंथेनाइडों के यौगिक कम क्षारीय प्रकृति को होते हैं, एक्टिनाइड के यौगिक अधिक क्षारीय प्रकृति को होते हैं। ये प्रोथियम के अतिरिक्त लेंथेनाइड रेडियो एक्टिव नहीं है और यहाँ सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। अब लग देते पीएम के अतिरिक्त प्रोथियम के अतिरिक्त अन्य लेंथेनाइड प्रकृति में आयोडीन की अपेक्षा अधिक उपलब्धता में उपस्थित होते हैं। इनमें से अधिकांश प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं एवं कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में अंतर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है SN1 एवं SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखना है। ये नाभिकीय अभिक्रियाएं दोनों पदों में होती हैं, तो इसको समझते हैं। SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, इसमें क्या है, इनका वेग केवल क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो ये SN1 अभिक्रिया कहलाती हैं। इनका वेग क्रियाकारक और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यह क्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, यह क्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाती है। विभिन्न हैलाइडों के लिए SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता ये तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक CH3X के अनुसार होती है और यहाँ पर विभिन्न एल्किल हैलाइडों के लिए अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम यहाँ इसी का उल्टा क्रम होता है, इसी को उल्टा करके लिख सकते हैं।
इनका वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ता है, इनका वेग ध्रुवीय विलायकों में घटता है, आयनिक होने के कारण ही तीव्र गति से संपन्न होती हैं या अपेक्षाकृत धीमी गति से संपन्न होती हैं। तो इस तरह से S1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर है, इसको देख लेना है। चलिए अगला है, इसमें कार्बोनियम आयन बनने के कारण पुनः व्यवस्थित उत्पाद प्राप्त होता है, पुनः व्यवस्थित उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। अब इसमें 17वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। तो CONH3 6Cl3 ये लिखा है और K4FeCN6 ये लिखा है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ये 6 लिखा है तो ये हो गया हेक्सा, फिर ये NH3 हो गया तो ये हो गया एमीन, फिर ये CO हो गया तो ये हो गया कोबाल्ट। अब यहाँ पर ये Cl जुड़ा है तो ये हो गया क्लोराइड। अब यहाँ तो ये उदासीन होता है, इनमें कोई आवेश नहीं होता। क्लोरीन में 1 माइनस होता है तो क्लोरीन 3 जुड़े हैं, इसलिए इसमें 3 माइनस हो जाएंगे। तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी संकुल की वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। फिर इसमें देखते हैं, सबसे पहले ये बाहर का लिखेंगे तो ये हो जाएगा पोटेशियम, फिर यहाँ पर 6 है तो ये हो जाएगा हेक्सा, फिर ये हो गया CN तो ये हो जाएगा साइनो, फिर यहाँ पर Fe है तो इसके लिए हो गया फेरेट, क्योंकि ये ऋणात्मक यहाँ पर इसका मान आ जाएगा। तो कैसे आता है देखिए, यहाँ CN में 1 माइनस होता है तो कुल मिला के इसमें कितने हो गए, 6 माइनस, और K4 में 1 प्लस होता है K में, तो कितने हो जाएंगे, 4 हैं तो 4 प्लस हो गया। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस। तो इसमें संकुल का जो आयन का मान है वो ऋणात्मक आता है, इसलिए इसमें 8 लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका मान 2 आ गया ऑक्सीकरण अवस्था, इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। इस तरह से हमको इसका नामकरण करना होता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकिल और पोटेशियम टेट्रा ऑक्सीजिंकेट हाइड्रोक्सी जिंकेट, इनका हमको नाम दिया है तो सूत्र लिखना है। तो चलिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे समझिए। तो यहाँ टेट्रा कार्बोनिल, तो पहले टेट्रा देखते हैं, टेट्रा का मतलब 4 है तो ये 4 लगा दिए। फिर कार्बोनिल, कार्बोनिल का मतलब CO है तो CO में ये 4 लगा दिए। फिर निकिल है तो निकिल लिख दिए। यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था 0 है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बोनिल जो है उदासीन लिगेंड होता है। इसके बाद ये दूसरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये पोटेशियम लिखा है तो यहाँ पोटेशियम लिख लिए हैं। इसके बाद टेट्रा लिखा है तो ये टेट्रा लिख लिए। फिर हाइड्रोक्सी लिखा है तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी का जो है OH होता है। अब जिंकेट लिखना है तो ये जिंक का ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये के साथ कितना जोड़ना है वो समझना है। तो यहाँ 2 कैसे आए उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है OH माइनस होता है, यहाँ 4 OH हैं तो कितने हो जाएंगे, 4 माइनस। 4 माइनस में धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था है +2 है तो यहाँ +2 ये तो ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, -2 बचा। तो जो -2 बचा वो किसके खाते में जाएगा, किसके पास जाएगा, पोटेशियम से संतुलित होगा। इस तरह से यहाँ पर हम K2 लिखेंगे पोटेशियम के साथ। तो इस तरह से हम ऑक्सीकरण संख्या घटाने के बाद जो आयन बचेगा उतनी संख्या हमको K2 के साथ लिखना है। अब यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले 19वां प्रश्न समझते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। तो ये विलियमसन संश्लेषण है और रीमर टीमन अभिक्रिया है, इसको समझते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है, यह सममित और असममित ईथरों के बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि से एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है। तो ये जो सूत्र है RX, ये एल्किल हैलाइड हो गया और ये सोडियम एथॉक्साइड हो गया। इसके साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो ये सोडियम का विस्थापन हो जाता है, X के साथ ये चला जाता है तो ये R जुड़ जाता है। तो ROR ये ईथर बन जाता है। ये सममित भी हो सकता है, असममित भी हो सकता है। यदि इधर का R का मान और इधर का R का मान दोनों समूह एक जैसे होंगे तो सममित होगा, अलग अलग होंगे तो असममित होगा। तो इस तरह से विलियमसन संश्लेषण ईथर की बनाने की विधि है। अब आगे देख लेते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। तो इसको देखते हैं, इसको कैसे कैसे करना है। तो यहाँ फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया से बेंजीन
में CHO समूह आर्थो स्थिति में प्रवेश कर जाता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापित मध्यवर्ती बेंजील क्लोराइड क्षार की उपस्थिति में अपघटित होकर सैलिसिलैल्डिहाइड बनाता है। तो इसको देख लेते हैं। ये शब्दों में न लिख करके आप सूत्र लिखिए तो बड़े आसानी से बन जाएगा। ये फिनॉल है और फिनॉल में क्या क्या, ये क्लोरोफार्म है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति हो गया। तो एक ये मध्यवर्ती यौगिक बनाता है, फिर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो यहाँ पर ये देख लीजिए ये CHO इसमें जुड़ जाता है और फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो Na है ये विस्थापित होकर क्या बन जाता है, OH बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड। तो इस तरह से ये सैलिसिलैल्डिहाइड बनाने की विधि है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ देता है कि फिनॉल से सैलिसिलैल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। अब आपको यहाँ पर रीमर टीमैन अभिक्रिया नहीं दिया तो आपको खुद समझ जाना है कि किसी तरह का हमको इससे निकालना होता है। अब अगला प्रश्न है DNA तथा RNA में अंतर लिखिए। तो देखते हैं DNA RNA में क्या अंतर है। तो DNA इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, RNA इसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। दूसरा अंतर देखते हैं, यह सामान्यतः जेनेटिक पदार्थ ही होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, या कुछ वायरसों में जेनेटिक पदार्थ होता है, सभी के लिए नहीं होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं थाइमिन क्षार होते हैं। इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल क्षार पाया जाता है, बाकी सारे क्षार पाए जाते हैं। यह आनुवांशिक संदेशों में प्रयुक्त होते हैं, यह आनुवांशिक संदेशों को प्रोटीन में स्थानांतरित करते हैं। यह कोशिका के केंद्रक में तथा कुछ अन्य सेल ऑर्गेनेल्स में और पौधों की माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है DNA, और यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह कोशिका के नाभिक में या केंद्रक में बहुत कम पाया जाता है। RNA और DNA में अंतर है, तो ये है, इसका अंतर भी पढ़ लिए हैं, इसको अलग अलग भी देख सकते हैं। आदर्श एवं अनादर्श विलयन को उदाहरण सहित समझाइए। तो आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन ऐसे विलयन को कहते हैं जिस पर राउल्ट का नियम विलयन के सभी सांद्रताओं तथा सभी ताप की स्थिति में पूर्ण रूप से लागू होता है। ये राउल्ट का नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। इसकी शर्तें ये हैं कि यहाँ पर यदि हम कुछ मिलाएं, विलयन को मिलाएं, तो उसके आयतन में परिवर्तन का मान शून्य होना चाहिए और उसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान भी शून्य होना चाहिए, तो इसके आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये ब्रोमोमेथेन है और यहाँ पर ये जो है ये CH3 है, ये क्लोरोमेथेन है। यदि इनको हम मिलाएंगे तो ये आदर्श विलयन होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अब बात कर लेते हैं अनादर्श विलयन। तो इसी का उल्टा लिखना है। वे ऐसे विलयन हैं जिन पर राउल्ट का नियम विलयन के सभी सांद्रताओं तथा तापों की स्थिति में पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। इन विलयों में आयतन में परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान भी शून्य नहीं होता है। जैसे बेंजीन और एसीटोन का जो विलयन बनता है उसके लिए ये अनादर्श विलयन होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। एक पदार्थ को 5 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का हिमांक 1.2 डिग्री सेल्सियस अवनत हो जाता है। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर KF बराबर या अवनमन स्थिरांक जो है, हिमांक अवनमन स्थिरांक KF बराबर 1.85। तो सबसे पहले हम सूत्र समझेंगे कि आणविक द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र के अनुसार MB बराबर ये होता है 1000 गुणे KF गुणे WB और अपॉन डेल्टा TF और गुणे WA, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हमारे पास क्या क्या मान है उसको देखते हैं। तो प्रश्न अनुसार ये जो WB का मान है ये है 5 ग्राम। WB का मतलब विलेय का द्रव्यमान। फिर ये WA हो जाता है ये विलायक का। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है? 50 ग्राम, वेट है ये। इसके बाद यहाँ पर KF है, तो KF है ये हिमांक अवनमन स्थिरांक का मान ये दिया है 1.85, तो ये लिख लेंगे। और ये ताप में परिवर्तन जो होता है या कितना ताप गिरा वो कितना 1.2 है, तो 1.2 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम ये मान देख लेंगे। तो इसमें ये सभी मान दिए हैं, सभी मान हम लिख लेंगे। मूलतः आपसे सूत्र बनना चाहिए तभी इसको
कर सकते हैं। अब सूत्र में मान रख दिए हैं। देखिए MB की जगह MB रख दिए हैं, यहाँ 1000 है तो 1000 रख दिए। फिर ये KF है तो यहाँ पर KF का मान रख दिए। इसके बाद यहाँ पर WB है तो ये WB का मान रख दिए। फिर यहाँ पर नीचे TF है तो ये TF का मान रख दिए हैं, और ये WA का मान ये है। इस तरह से हम इसको हल करेंगे, और इसके बाद ये सब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 154.16 ग्राम प्रति मोल पदार्थ का अणुभार हो जाएगा। इस तरह से इसको हमको हल करना है। तो मूलतः ये सूत्र बनना चाहिए, बाकी तो ये सब कुछ जो है प्रश्न में ही दिया रहता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया के लिए सेट-जेफ नियम को समझाइए। तो सबसे पहले विलोपन अभिक्रिया समझते हैं। जब हेलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु का बीटा कार्बन से विलोपन तथा हैलोजन परमाणु का अल्फा कार्बन से विलोपन हो जाता है, जिससे एल्कीन बनता है। इस विलोपन में बीटा हाइड्रोजन परमाणु शामिल होता है, इसलिए इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ये क्लोरीन जुड़ा है, तो इधर से जो पहला वाला कार्बन है इसका नाम क्या हो गया? अल्फ़ा, और यहाँ इसका नाम क्या हो गया? बीटा। तो विलोपन अभिक्रिया क्या कहलाता है कि यहाँ अल्फ़ा से क्लोरीन गायब हो जाएगा, ये विलोपित हो जाएगा, और बीटा से हाइड्रोजन परमाणु विलोपित हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर दो चीज़ें विलोपित हो रही। यहाँ से क्लोरीन को माने हैलोजन को गायब होना है, हटना है, किससे? अल्फ़ा हाइड्रोजन से, और बीटा हाइड्रोजन से कहाँ पर? हाइड्रोजन घटना है। तो यहाँ पर क्लोरीन हटा तो ये CH2 बन गया, और यहाँ भी ये जो H हटा तो ये भी CH2 बन गया, और इसमें डबल बंध आ गए। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये क्या बन गया? एल्कीन बन गया। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो शब्दों में लिखा है उसी को यहाँ पर पढ़ देना है कि हेलो एल्केन हो गया, तो हेलो एल्केन के अल्फ़ा हाइड्रोजन से हैलोजन विलोपित होता है, जबकि बीटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन विलोपित होता है अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। तो इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अब सेट-जेफ का नियम समझते हैं। विलोपन अभिक्रिया में उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, अर्थात मुख्य उत्पाद अधिकतम प्रतिस्थापित एल्कीन होती है। चलिए यहाँ उदाहरण समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया ये, तो यहाँ पर ये हो गया क्या? अल्फ़ा, और ये भी क्या हो गया? अल्फ़ा, और इसके बाद यहाँ क्या हो गया? बीटा, यहाँ भी क्या हो गया? बीटा। अब इसको समझते हैं कि इसको कैसे करना है। यहाँ पर ये जो Cl है ये तो हटेगा ही, Cl जो है यहाँ से क्या हो जाएगा? हटेगा। तो यहाँ पर Cl हट गया तो क्या बचेगा? सिर्फ CH बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर इससे हाइड्रोजन हटना है कि इससे हाइड्रोजन हटना है, क्योंकि हम अभी ऊपर देखे हैं कि यहाँ पर जो है विलोपन अभिक्रिया में अल्फ़ा से तो हैलोजन परमाणु हट जाता है और बीटा से हाइड्रोजन परमाणु हटना है। तो यहाँ पर इससे हाइड्रोजन परमाणु हटेगा, इससे हाइड्रोजन परमाणु हटेगा। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इसमें हाइड्रोजन है 3। तो जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी उससे हाइड्रोजन हटेगा, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये सिर्फ क्या बन जाएगा? CH। तो देखिए CH3 हम लिख दिए, ये CH3 लिख दिए, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिए इसलिए CH लिख दिए, और यहाँ से Cl हटेगा तो यहाँ भी ये Cl हट गया इसलिए डबल बॉन्ड बन गया, और CH3 है तो CH3। इस तरह से यहाँ पर ये पदार्थ बन जाएगा, मुख्य उत्पाद बन जाएगा। तो यही सेट-जेफ का नियम है कि बीटा हाइड्रोजन में से वही हाइड्रोजन हटेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। बस इतना है आपको समझना है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोलाकार प्रोटीन एवं रेशेदार प्रोटीन में अंतर लिखिए। तो रेशेदार प्रोटीन का आकार लंबा और संकीर्ण होता है, गोलाकार प्रोटीन का आकार गोलाकार होता है। रेशेदार प्रोटीन आमतौर पर संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए केरोटिन नाखूनों और बालों में, टेंडन में कोलेजन और मांसपेशियों में मायोजिन मौजूद रहता है, ये रेशेदार प्रोटीन होते हैं। और सभी एंजाइम गोलाकार प्रोटीन होते हैं। कुछ हार्मोन जैसे इंसुलिन भी क्या होता है? गोलाकार प्रोटीन होता है। फिर एक रेशेदार प्रोटीन में एक दोहरावदार अमीनो एसिड का अनुक्रम होता है, उसकी श्रेणी लगी होती है।
गोलाकार प्रोटीन में एक अनियमित अमीनो एसिड का अनुक्रम होता है। रेशेदार प्रोटीन पानी, अम्ल और क्षार में अघुलनशील होते हैं। गोलाकार प्रोटीन पानी, अम्ल, क्षार में घुलनशील होते हैं। फिर इसमें अगला देखते हैं, यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित फाइबर जैसी संरचना है। यह प्रोटीन मजबूत हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बंधों द्वारा बंधी होती है। इस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अपने चारों ओर मुड़ी हुई होती है, जिससे यह गोलाकार संरचना बनाती है। इस तरह से रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन में अंतर है, इसको आपको देखना है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। अब इसका 25वां प्रश्न देखते हैं, उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो वे न्यूक्लियोफाइल जिनमें 2 न्यूक्लियोफिलिक केंद्र होते हैं उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, साइनाइड समूह, क्योंकि यह C और N दोनों तरफ से आक्रमण कर निम्न अनुनादी संरचनाओं के कारण कर सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास कार्बन में भी न्यूक्लियोफिलिक गुण होता है, नाइट्रोजन में भी न्यूक्लियोफिलिक गुण होता है, इसमें भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, इसमें भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। लगभग इनकी संरचना समतुल्य होती है। तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बन से भी आकर के जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी आकर के जुड़ सकता है। तो ये एक तरह का उभयधर्मी हो गया। उभयधर्मी ये है कि यही जब दोनों तरफ से इस पर आक्रमण कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, तो इसे हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ऋणात्मक कार्बन पर आया तो यहाँ कार्बन में जुड़ेगा, यहाँ नाइट्रोजन में जुड़ेगा, दोनों कंडीशन बन सकती हैं। इसके बाद इसका 26वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 26वां प्रश्न समझते हैं इसका, और ये लास्ट प्रश्न है अभी। लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए। तो देखते हैं इसमें, निर्जल ZnCl2 से संतृप्त सांद्र HCl लुकास अभिकर्मक कहलाता है। यदि तृतीयक एल्कोहल के साथ तृतीयक एल्कोहल के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है, द्वितीयक एल्कोहल के साथ 5 मिनट में सफ़ेद अवक्षेप देता है और प्राथमिक एल्कोहल के साथ गर्म करने पर भी अवक्षेप नहीं देता है। इस तरह से हम यहाँ पर इन तीनों प्रकार के अल्कोहल में अंतर कर सकते हैं। तो ये 3 अंक के प्रश्न पूरे हो गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करिए। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है अभी 21 फरवरी के पेपर के लिए, लेकिन इनको तैयार करने के बाद यदि आपके पास समय बचता है तो अन्य प्रश्नों को भी देखिए। धन्यवाद।